अब देखिए यहां पे सबसे पहला चीज होता है कि व्हाट इज वेबसाइट। ठीक है, आपका जो डिस्क्रिप्शन है कि आप वेब पेजेस को कैसे डिफाइन करोगे। वेबसाइट्स मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक, सो ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटन इन HTML कोड, ठीक, फॉर एन इंडिविजुअल, ए बिजनेस हाउस और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल BIT इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसके लिए आपने बनाया है। इंडिविजुअल बना सकते हो, बिजनेस पर्पस के लिए भी कई लोग बनाते हैं ये चीज। ठीक है, तो इट इज टिपिकली डेडिकेटेड टू सम पर्टिकुलर टॉपिक्स और पर्पस। सिंपल सी बात है, अगर मैं BIT के लिए बना रहा हूं तो ये मैं BIT पर्पस के लिए, BIT के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, BIT के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके जो वर्किंग कल्चर है, इसको डिफाइन करने के लिए मैं बना रहा हूं कि इसमें BIT में कितने सारे क्लब्स है, उस क्लब्स की एक्टिविटीज क्या है, इन सब के लिए। तो यानी एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए आप बनाते हो। कोई बिजनेस पर्पस के लिए बनाता है तो पर्टिकुलर किसी शॉप के लिए बना रहा है। जैसे सपोज कर लो आपका कोई मेटलिक शॉप है, तो उसके लिए आप बना रहे हो कि कितने आइटम्स है उसको शो करने के लिए, ताकि जब खरीदने आए तो उसको पता चल जाए पहले से कि इनके पास ये आइटम है कि नहीं। तो इस पर्पस के लिए भी आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। कोई बता सकता है स्टैटिक डायनेमिक? शशांक। स्टैटिक वेबसाइट जो जिसमें ज्यादा कोई एप्लीकेशंस नहीं होता है, फिक्स होता है, स्टैटिक पेज रहता है, जैसे जॉब का पेज है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्टली, समझ में आ गया सबको? क्या मतलब आप ये समझोगे कि स्टैटिक, जैसे इन्होंने बोला, मतलब कंफ्यूजन में बोल रहे कि स्टैटिक का मतलब होता है कि जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, और डायनेमिक का मतलब है जिसमें चेंजेस कर सकते हो। वो नहीं, स्टैटिक का मतलब होता है कि फिक्स टाइप ऑफ पेजेस, यानी आप जब रन करोगे उसमें कोई डायनेमिक वे में सिलेक्शन नहीं है। लेकिन डायनेमिक में क्या होगा कि आपके पास बटन्स रहेंगे, टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे, क्लिक करोगे वो डेटाबेस से डेटा लेगा, उसके हिसाब से HTML पेज डायनेमिकली क्रिएट करेगा, जैसे बाय यूजिंग PHP जावास्क्रिप्ट आप यूज करते हो। आपको समझ में आ गया? So if you are involved in some scripting language, so that kind of website is actually known as a dynamic type of website. ठीक है, और स्टैटिक मतलब आपने अपने बारे में लिख के दे दिया, 4-5 पेज का फिक्स है, उसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई PHP नहीं है, और सीधा सीधा जनरेट हो रहा है। तो ऐसे पेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक पेजेस एंड स्टैटिक वेबसाइट। क्लियर है? चेंज नहीं कर सकते, वो अपने आप अडॉप्ट करता है डायनामिकली, यानी जिसमें डेटाबेस भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे पेजेस डायनामिक्स होते हैं। ठीक, in static website content are not expected to change frequently, whereas in dynamic website contents are changed frequently. Last point में यही चीज बताया, contents are changed frequently means that indirectly you can say that the pages which is actually made with scripting language as well as related with the database system. So from the database that is going to be create, जो आपसे डेटा लेता है और जनरेट करता है डायनामिकली। आपको ऑप्शन देता है, आप सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, आपके पास उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं अटेंडेंस सिस्टम अगर बनाता हूं तो मेरा जो अटेंडेंस सिस्टम है डेटाबेस में सेव है। अब मैं जो चाहता हूं, जिस मंथ का चाहता हूं, मैं सिर्फ सिलेक्शन करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो आ जाएंगे। तो सपोज कर लो मैं प्रेजेंट वाले का देखता हूं, टोटल 48 में प्रेजेंट वाले का देखता हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि 40 लोग प्रेजेंट है, 40 का आपके पास रोज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं एब्सेंट को देखता हूं तो उसमें 8 का रोज क्रिएट होगा। तो डायनेमिकली द रोज आर गोइंग टू बी चेंज। तो ये डायनेमिक मोड कैसे आएगा? तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ए डायनेमिक वेब पेजेस। So home page and the site-wide template designed to ensure an attractive, functional and consistent appearance of your website. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, खास बात होता है वेब पेजेस का। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लो कि आपके अंदर यानी अलग अलग पेजेस के कंटेंट अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे मेन जो पेज है जो अच्छा होना चाहिए वो होता है होम पेज। अगर होम पेज का कंटेंट अच्छा नहीं है तो अंदर कितना भी मेहनत करके रखो वहां तक कोई जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन अगर होम पेज में नहीं मिलता है तो वहीं पे वो ड्रॉप कर देता है। तो ये मत मान के चलो अरे मैंने बना लिया, देखने वाले देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखने वालों को अट्रैक्ट करना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं कर रहे हो तो आपका लॉस है। तो ये चीजें फर्स्ट पॉइंट में वही बात है कि फंक्शनैलिटी, कंसिस्टेंट अपीयरेंस ऑफ इट, मतलब एक तरीके कंसिस्टेंसी आपका होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। Integrate site navigation to provide clear and consistent access to your site content. Second point most important है, इस तरह से आप डिजाइन करो, इस तरह से आप लिंक प्रोवाइड करो
कि उसको क्लिक करने से नेक्स्ट पेज इजीली समझ में आ जाए कि हम कहां पर ट्रांसफर होने वाले हैं। मतलब कभी कभी कई लोग बोलते हैं ना, हम जैसे छोटा सा एरो बनाते हैं क्लिक करने के लिए, कई लोग एरो को किसी और जगह में रख देते हैं, कहीं नीचे रख देते हैं, कहीं साइड में रख देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप उसको कहां रखेंगे कि उसमें क्लिक करना है कि नहीं, वो आपको एक यूजर को पता चल जाए, क्योंकि यूजर कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं होता है, उनके लिए बनाना है जो कोई जानता नहीं है, लेकिन वो देखने से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। जैसे आप देखे होंगे कि एक बच्चा जब मोबाइल खेलता है तो 3 दिन के बाद उससे पूछना, तो आपको जितनी फंक्शनैलिटी नहीं आती है बच्चों को उतनी फंक्शनैलिटी आती है। आप पूछ देना मेरे को वहां जाना है, उसको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वो आपको पहुंचा के छोड़ देगा, लेकिन आप नहीं पहुंच पाओगे, आप याद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप मीनिंग को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है कि टेक्सचर इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विजुअल इंफॉर्मेशन। यानी आपका आंख जैसे देख रहा है, उसमें देख के आपने ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं यहाँ टाइप कर रहा हूं, इसका मतलब यहाँ क्लिक करूंगा तो चल जाएगा। तो वही चीजें सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि इंटीग्रेट साइट नेविगेशन टू प्रोवाइड क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्सेस टू योर साइट कंटेंट। मतलब ऐसे होना चाहिए कि प्रॉपर्ली मैसेज दिया हुआ है, उसके बाद प्रॉपर्ली कुछ इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें क्लिक करना है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्लिक कहां करना है, तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है वेबसाइट प्रिपरेशन में। Look and feel of your website include color, text and graphics as well as the way it's functioning। तो सिंपल सी बात है जो मैंने अभी बताया पहले पॉइंट में कि लुक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज होता है कि आप अपने होम पेज में या किसी भी वेब पेज में के होम पेज में हेवीली ग्राफिक्स मत रखिए। आप क्या चाहते हो, तुरंत लोड हो, तो इसलिए हेवी ग्राफिक्स नहीं रखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपको ध्यान रखना। फिर ए लोगो टू बी डिस्प्लेड इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ईच ऑफ द पेज ऑफ द वेबसाइट। लोगो क्यों बनाना जरूरी है? जैसे मैं बीआईटी के पेज एक्सेस कर रहा हूं तो बीआईटी का एक लोगो ऑलवेज वहां लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जैसे मैं नेविगेट करके एक पेज में गया और मैं कहीं उठ के चले गया और कोई दूसरा पर्सन आके देखता है कि ये कौन सा वेबसाइट है, तो अपने आप उसको पता चल जाएगी कि ये इसका वेबसाइट है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि हर एक पेज में लोगो मेंशन करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप अगर कहीं जा रहे हो, कोई दूसरा अगर देख रहा है तो आपके पीछे वाले देख रहा है, लेकिन उसको पता है कि क्या देख रहा है, किस पर्टिकुलर वेबसाइट को देख रहा है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होता है कि एक लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगो अच्छा डिजाइन होना चाहिए। ए साइट मैप टू प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ ऑल पेजेस ऑन योर साइट। तो यानी एक साइट मैप मतलब जितने भी साइटिंग कर रहे हो या जो भी मैपिंग कर रहे हो, तो सारे लिस्टिंग आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है उसकी पूरी लिस्टिंग आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए जिसको आप लिंक करने वाले हो। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में। So a website search features allowing user to search the website for content relevant to their specific interest। तो यानी अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट इशू आता है, जब आप वेब पेजेस बनाते हो तो वेब पेजेस में कंटेंट भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। यानी कंटेंट एक कीवर्ड की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर आप अपने वेब पेजेस का कंटेंट रखते हो तो उसमें ऐसे कंटेंट रखिए या ऐसे टेक्स्ट रखिए, ऐसे वर्ड रखिए जो कि एक कीवर्ड की तरह यूज करो, क्योंकि जब आप सर्च करते हो ना तो पेजेस के कंटेंट भी वो सर्च होता है सर्च इंजन में, तो जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है वो चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब चैनल में हम लोग कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो टाइटल, एक जो कंटेंट यूज करोगे हमेशा चेक कर लेना है कि YouTube में उस रिलेटेड कौन सा सर्च में पहले लिखाता है। जैसे आप उस टाइप करोगे, जैसे मैं सपोज करो SNMP को अपलोड करना है तो मैं पहले चेक करूंगा कि SNMP लिखूंगा तो मेरा लिस्ट आ रहा है कि नहीं यूट्यूब के। जब भी गूगल जनरली मैं सर्च करता हूं तो क्रोम में सर्च करूंगा तो उसमें लिस्ट आ रहा है कि नहीं, मैं देखूंगा SNMP से कोई लिस्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस कीवर्ड को मैं डालूंगा तो काम नहीं करेगा। क्यों? सर्च में वो दिखाएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो दिखाऊं कि इससे बहुत सारा लिस्ट आ जा रहा है, तो जो टॉप में आएगा उसको मैं पहले रखूंगा कीवर्ड में। तो उसी तरह से फाइल जो हम अपलोड कर रहे हैं उसका नाम भी आप रखोगे, कुछ नाम देके रखोगे, तो वो नाम देके रखने से उस नाम से भी सर्च होता है, ठीक है। और साथ में यूट्यूब में तो खुद एक अलग जगह कीवर्ड लिस्ट होता है पूरा, जहां पे आप वो सारे कीवर्ड को डालना पड़ता है। और दूसरा लोगो जो आप थंबनेल अपलोड करते हो उसका भी नाम दोगे, तो वो नाम देने से क्या होता है कि गूगल में अगर आप कभी सर्च करते हो ना वो थंबनेल अपीयर हो जाता है।
तो यानी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके वेबसाइट्स में अगर सर्च होना है तो आप वेबसाइट के कंटेंट को ऐसा रखिए जो कि आपके सर्चेबल में आ जाए, यानी लोगों के दिमाग में आए कि आपका वेबसाइट किस पर्पस के लिए बना हुआ है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। एजुकेशनल से रिलेटेड है तो उसमें कम से कम एक आध कीवर्ड ऐसा यूज करोगे, एजुकेशनल, ठीक है, एसीएन, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसे जैसे कुछ बना रहे हो तो इस तरीके के कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कीजिए। अबाउट पेज दैट इंक्लूड्स, यानी अबाउट पेज इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट होता है अबाउट पेज एंड कॉन्टेक्ट, जो कि होम पेज में आता है, बाकी पेजेस में नहीं दिखते, होम पेज में ही दिखता है। क्यों? क्योंकि एट द फर्स्ट साइट उसको पूरा चीजें क्लियर हो जाए कि अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो किससे करना है, अबाउट मतलब उसके बारे में कि किसने बनाया उसको, अबाउट भी। तो अबाउट में क्या होना चाहिए कि ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ यू एंड योर कंपनी। आज के डेट में मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, आप चेक करना, ठीक है, हमारे वेबसाइट में हर एक जो टीचर्स है सबके प्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक अबाउट सेक्शन भी होता है। तो आप लोग एमसीए डिपार्टमेंट में जाके, फैकल्टी में जाके चेक कीजिएगा कि कितने लोगों ने अबाउट लिखा है, कितने लोगों ने नहीं लिखा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि नहीं, बहुत लोगों ने नहीं लिखा और बहुत लोगों ने लिखा। मैंने तो खुद लिखा है, मैंने लिख दिया अपना अबाउट, तो यानी अबाउट जो मैंने लिखा वो इसको फॉलो किया मैंने मेरे अबाउट में, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ माई एंड माई कंपनी। माई कंपनी मतलब मेरा वर्क, जो ये डिस्क्रिप्ट है। योर वेबसाइट एंड योर कंपनी ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपना कंपनी बनाए हो तो आप अपने बारे में तो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, लेकिन कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप नहीं बना रहे हो, उनका मेन मोटिव क्या है कंपनी का, ये बना किस लिए है, अगर ये क्लियर नहीं करोगे तो फिर आपके कंपनी को जानेगा कैसे कोई। ठीक है, तो ये माइंड सेटअप में होनी चाहिए कि हम अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव को छोड़ दे रहे हैं, तो ये फ्रूटफुल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट इसमें बता रहा है कि आपका नाम, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। सब चीजें बता दिए, अगर आपने कांटेक्ट को नहीं दे रहे हो तो फिर फ्रूटफुल अगेन नहीं हो रहा है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करे। मान लो उसको वेबसाइट बनाना हो तो, या आपके कंपनी के साथ कुछ टाई अप करना हो तो वो कैसे करेगा, किससे करेगा। तो हमेशा हम लोग जब भी करते हैं तो हमेशा एक ही होता है, वेबसाइट में जाइए, उसके कॉन्टेक्ट को देखिए, तो ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट। तो फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीडबैक, आप बोलोगे कि मैंने बना लिया, कोई जरूरत नहीं है फीडबैक लेने का, ये सबसे बड़ी गलती है। जो ऐसे सोच के काम करेगा वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। अमेजन भी फीडबैक लेता है, हर एक प्रोडक्ट जो आपके पास आता है उसमें एक फीडबैक का ऑप्शन होता है, कंपलसरी नहीं है बट ऑप्शन होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसमें लिख सकते हैं। आपके उस फीडबैक को देख के कौन इंसिस्ट होता है, जो दूसरे कस्टमर होते हैं वो आपके फीडबैक को जरूर देखते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वेबसाइट के लिए भी फीडबैक रखोगे। यानी ये जो छोटे छोटी चीजें बताई है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक वेबसाइट बनाते समय ध्यान रखना है कि होम पेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको बताया है कि कंपोनेंट्स ऑफ ए वेबसाइट, ये कॉमन कंपोनेंट्स है व्हिच आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड, यू हैव टू बी इंक्लूडेड इन योर वेब पेजेस। अगर इनमें से कोई चीज छोड़ते हो आपकी मर्जी है, बिकॉज दे आर ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप इंक्लूड करते हो दैट विल बी बेनिफिशियल। ये डोमेन नेम, अब आ जा रहे हैं कि हम लोग डोमेन नेम के बारे में जैसे जान रहे हैं। तो योर एड्रेस ऑन द इंटरनेट, जैसे अभी बात कर रहे थे, शशांक जैसे बोल रहे थे कि हम गोड एडी से डोमेन नेम, तो इसका मतलब है कि हम अपने एक नाम को रजिस्टर्ड कर दे रहे हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि दो डोमेन नेम सेम नहीं हो सकता कभी। ठीक है, जैसे मैं अगर बना देता हूं कि www.akb.acn.com, तो इस नाम का कोई और नहीं बना सकता, नाम शुड बी डिफरेंट होना चाहिए। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि योर एड्रेस ऑन द इंटरनेट व्हाट पीपल टाइप इनटू देयर ब्राउजर टू फाइंड यू, तो इसका मतलब है वो नाम देना है। अब देखो, अब डोमेन नेम में भी कई लोग अगर सोचते नहीं है ना, तो अनाप शनाप नाम देके छोड़ दोगे तो डिफिकल्टी किसके लिए होगी, जो सर्च कर। तो हमेशा आपको फाइनलाइज करने के पहले 10 बार सोचिए कि मेरा डोमेन नेम कैसा होना चाहिए, बोलने में कैसा होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक लंबा जो वर्ड है यूज करते हैं लेकिन एक दो लेटर हटा देते हैं उसमें से, जैसे फिट एंड फाइन, तो इसका मतलब है फिट और एंड की जगह एन लिख देंगे एंड फाइन, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप यूज कर सकते हो। तो
तो ये डोमेन नेम में, तो यानी स्पेसिफिक आपको सोचना पड़ेगा कि यूजर उसको याद कैसे रखे, तो ये चीजें डोमेन नेम बनाते समय याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए यू चूज ए वर्ड और फ्रेज, एग्जांपल जैसे माय वेबसाइट्स एंड एन एक्सटेंशन example.com, .net, .edu, वो तो पता है कि किस पर्पस के लिए बनता है, उस पर्पस के लिए आपको ये एक्सटेंशन मिलेगा, सब पर्पस के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपने edu ले लिया गलती से तो उसमें अगर सामान बेचने जाओगे फंस जाओगे। नहीं मिलेगा, अगर आपने ले लिया धोखे से और उसमें गलत काम कर रहे हो फंस जाओगे, आईटी एक्ट में आ जाएगा, जेल भी हो सकता है। क्लियर है? अगर आपने ईडीयू के लिए लिया है तो इसका मतलब है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड आपका काम होना चाहिए। अगर आपने बोला कि मुझे बेचने के लिए ईडीयू चाहिए तो आपको मिलेगा नहीं, जैसे शशांक बोल रहे हैं, मिलेगा नहीं। लेकिन आपने बोला नहीं मेरे को एजुकेशन पर्पज से ले रहे, एजुकेशन पर्पज से आपने ले लिया और उसमें सामान बेच रहे तो भी आप फंसोगे नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सा चाहिए वो डिसाइड कर लो। एंड योर डोमेन नेम कुड बी, जैसे कैसे होगा, जैसे आपने एक पर्टिकुलर जो आपने चूज किया एक्सटेंशन, उस हिसाब से mywebsite.com हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक तो आपको क्लियर हो गया पूरा चीजें। नेक्स्ट साइड, वेबसाइट होस्टिंग, जो अभी बात कर रहे थे। आपका सबसे पहला तो है कि आपने एक नाम डिफाइन कर लिया, ठीक है। और नाम डिफाइन करने के बाद जैसे शशांक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि उसने उसको GoDaddy से उस डोमेन नेम को दे दिया, बना लिया। क्या नाम था तुम्हारा डोमेन का? बोल गया। CHORHA। देखा, इतना डिफिकल्ट डोमेन नेम रखेगा तो कोई याद नहीं रख सकता। चोरहा.com सब याद रखते हैं, ठीक है। तो नहीं, कोई याद नहीं रखेगा, कुछ दिन के बाद बोलेगा क्या बोला था, चोरहा बोला था कि चोर बोला था, ये सब में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डोमेन नेम स्पेसिफिक, तो यानी आप जो बोले थे आपका एक डोमेन नेम मिल गया, आपको नाम मिल गया। अब नाम मिल गया मतलब है कि एक तरीके से आपका स्पेस मिल गया, अब उसमें होस्ट करना है, अपने वेब पेजेस को अपलोड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होता है कि वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मतलब द फिजिकल प्लेस योर वेबसाइट रिसाइड्स, यानी जहां पे आपका पेजेस जो आपने डिजाइन किया आपकी मशीन में अभी रखा हुआ है उसको आपको वहां पे रिसाइड्स करना है, लेके जाके रखना है। So includes the computer called a server as well as the connection to the internet and the technology that makes your website work। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेबसाइट को अगर आपको होस्ट करना है तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और साथ ही साथ जिस टेक्नोलॉजी में आपने बनाया है उस टेक्नोलॉजी को आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको अपलोड कर पाएंगे। तो वेबसाइट होस्टिंग आपको समझ में आ गया, वेब होस्टिंग इंपॉर्टेंट क्या होता है। उसके बाद कॉपीराइट, क्यों करते हैं कॉपीराइट? कॉपी ना करे नहीं, कॉपी तो कई लोग कर सकते हैं लेकिन आपके रिलेटेड जो थीम है वो कोई यूज ना कर सके। कॉपीराइट का मतलब ये होता है, कॉपी तो कई लोग करते हैं, सब चीजों में कॉपीराइट नहीं होता है, लेकिन किसी चीज को एज इट इज मेरा है करके, मेरे टाइप का करके फुली कॉपी ना कर सके। जैसे नीरज बोल रहा है कॉपी ना कर सके, यानी वो कंप्लीटली सारी चीजों को कॉपी ना करके अपना एक वेब पेज ना बना ले, इसलिए कॉपीराइट जरूरी है। नहीं करते हो तो कल के डेट में कोई भी आपका एक क्लोन टाइप का बना के अपलोड कर देगा, आप कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने कॉपीराइट दिया ही नहीं। तो आप कहां पे अप्लाई करोगे कि मेरा है, मैं नहीं, मेरा जो चोरी किया है, ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि डिस्प्लेइंग योर कॉपीराइट इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ योर पेज, योर कॉपीराइट माइट लुक लाइक दैट कॉपीराइट। तो इसका मतलब है अगर ये जो आपके पास दिया हुआ है ये हमेशा वेब पेज के नीचे मिलेगा, आप देखना copyright@year कब बनाए हो आप, हर किसी का। जैसे हम लोग थीसिस लिखते हैं तो उसके नीचे लिखा रहता है copyright@2021, 22 ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब है वो थीसिस जो होता है मेरा प्रॉपर्टी है, अलग से कॉपीराइट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट छोटा सा लिखना है आपको। तो अगर आपके वेब पेजेस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसको अगर कोई क्लोन करता है या उसका एज इट इज डुप्लीकेट कोई बनाता है तो वो फंस सकता है। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारे वेबसाइट्स के बारे में जो मैंने आपको बताना था कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। ठीक, अब एक हमारे